अस्सलाम वालेकुम। I'm 19. I'm 19. I'm 19. Do you hear me? ठीक है बच्चों, गुड। आज कितने बच्चे हैं क्लास में प्रेजेंट? सिर्फ 67। ये तो बहुत थोड़े बच्चे हैं, तो क्लास लेने का कोई मजा नहीं आना। इतना अच्छा आपके लिए लेक्चर बनाया हुआ है। प्लेसेंटल सर्कुलेशन बच्चों ने कहा था जी वो करवा दें, और प्लेसेंटल मेम्ब्रेन ये इम्पोर्टेंट भी है, और मजेदार सा लेक्चर भी बनाया हुआ है। तो 70 बच्चों को पढ़ाने का तो कोई मजा नहीं है। बाकी बच्चों को जगाओ बेटा, बच्चों को जगाया जाए, उनसे कहें उठे और उठ के लेक्चर सुने। हमने मेहनत की है, थोड़ी सी मेहनत बेटा आप भी करो। टेक 2 minutes, wake up your friends. Number is only 75, not acceptable. Class only 80 students. आपने मेरे साथ प्लेसेंटल डेवलपमेंट पढ़ी थी, और वो प्लेसेंटल डेवलपमेंट के बाद आपके पास जो विलस की वॉल का स्ट्रक्चर है, विलस का की वॉल का जो स्ट्रक्चर है ना, वो असल में प्लेसेंटल मेम्ब्रेन है। तो एक विलस किससे बन रहा है? एक विलस बनता था, बाहर होता था साइटोट्रोफोब्लास्टिक शेल, फिर होता था सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट, फिर उसके अंदर साइटोट्रोफोब्लास्ट, फिर उसके अंदर होती थी मिजोडर्म, है ना, एक्स्ट्राएम्ब्रियोनिक मिजोडर्म की सोमैटिक लेयर, और वो बनाती थी ब्लड वेसल्स, है ना। तो हमारे पास जो प्लेसेंटल मेम्ब्रेन बनती है इन्हीं चीजों से बनेगी जो विलस बना रही हैं। इसके अंदर एक दो चीजें और शामिल हो जाएंगी, कि जो ये ब्लड वेसल्स हैं इनको सपोर्ट करने के लिए एक टिश्यू आ जाता है जो विलस के अंदर होता है, वो हम साथ ऐड कर लेंगे। तो इससे बन जाएगी हमारे पास प्लेसेंटल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये एक जनरल आउटलुक थी कि आज हम क्या करेंगे। 89 बच्चे हैं। 89 बच्चे तो बहुत थोड़े हैं इतने अच्छे लेक्चर के लिए। जब बोर लेक्चर होगा मैं खुद ही कहूंगी कि भाई ये तो आज का लेक्चर को इतना इंटरेस्टिंग नहीं है, आप लोग बेशक ना ज्वाइन करो, लेकिन इस लेक्चर को ज्वाइन करो। प्लेसेंटल सर्कुलेशन में फीटल सर्कुलेशन, मैटरनल सर्कुलेशन बहुत दफा यूएचएस में आया हुआ है। ये आपका यूएचएस का एससीक्यू है, तो आप इसको जरूर सुने। अच्छा जी, प्लेसेंटल मेम्ब्रेन है क्या? द प्लेसेंटल मेम्ब्रेन इज अ कंपोजिट स्ट्रक्चर दैट कंसिस्ट ऑफ द एक्स्ट्रा फीटल टिश्यू। तो आपको पता है कि कोरियन भी एक्स्ट्रा फीटल है, और ये जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है ये भी एक्स्ट्रा फीटल है। तो कोरियन किन दो चीजों से मिलकर बनता है? सिस्टियोट्रोफोब्लास्ट एंड साइटोट्रोफोब्लास्ट, ठीक है ना। और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म की सोमैटिक लेयर। तो चूंकि ये सारा टिश्यू एक्स्ट्रा फीटल है, इसलिए यहाँ पर ये लफ्ज यूज कर लिया गया एक्स्ट्रा फीटल टिश्यू। इससे आपने फौरन अपने जहन में लाना है कि एक्स्ट्रा फीटल टिश्यू का मतलब है कोरियन एंड सोमैटिक लेयर ऑफ द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। ठीक है, ये वही टिश्यू है जो सेपरेट करता है मैटरनल ब्लड को फ्रॉम द फीटल ब्लड। अब कौन बच्चा आज हमें ये जवाब देगा कि मैटरनल ब्लड प्लेसेंटा में कहाँ पड़ा होता है? अगर हमने मैटरनल ब्लड देखना हो तो वो प्लेसेंटा में कहाँ पड़ा होगा? मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बड़ा अच्छा पढ़ाया था। किस जगह पर मैटरनल? इंटरविलर स्पेस। सायरा थैंक यू, बहुत अच्छा आंसर, वेरी गुड, शाबाश। इंटरविलर स्पेस के अंदर लाइबा, एक्सीलेंट, थैंक यू। जैनब बिल्कुल सही। इंटरविलर स्पेस वो स्पेस है जिसमें मैटरनल ब्लड होता है, ठीक है। आप कौन बच्चा बताएगा कि फीटल ब्लड कहाँ पड़ा होता है? बिल्कुल सही अरूज, बिल्कुल सही आंसर है। आप कौन बच्चा बताएगा कि फीटल ब्लड कहाँ पड़ा होता है? फीटल ब्लड बच्चों किसके अंदर होता है?
ब्रांच विलाई के अंदर पड़ी ब्लड वेसल्स में, बेटा ब्लड वेसल्स इन दी ब्रांच विलाई, ब्लड वेसल्स इन दी ब्रांच विलाई, ब्लड वेसल्स के अंदर पड़ा होता है, ठीक है। वो आपने, मैं भी आपको उसकी पिक्चर दिखाऊंगी, ब्लड वेसल्स इन दी ब्रांच विलाई, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, शाबाश। अच्छा, until approximately 20 weeks the placental membrane consists of 4 layers. 20th वीक तक यानी कि 5th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी तक प्लेसेंटा की जो मेम्ब्रेन होती है ना, इसकी लेयर्स 4 होंगी, ठीक है। और जैसे जैसे आगे प्रेगनेंसी एडवांस होगी प्लेसेंटल मेम्ब्रेन की लेयर कम हो जाएंगी, ताकि रैपिड डिफ्यूजन ऑफ न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन हो सके, ताकि बच्चे की डिमांड को फुलफिल किया जा सके, ठीक है। अब 20 वीक इज अ लैंडमार्क। 20 वीक से पहले पहले प्लेसेंटा की मेम्ब्रेन कितनी है? 4। पहले आ गया सेंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट, फिर आ गया साइटोट्रोफोब्लास्ट, फिर एक होता है कनेक्टिव टिश्यू विलस के अंदर पड़ा हुआ, जिसके अंदर फीटल कैपिलरीज पड़ी हुई होती हैं। फीटल कैपिलरी बेटा ऐसे लूज नहीं पड़ी हो सकती, फीटल कैपिलरी को अपनी जगह पर सेट करने के लिए आपको कनेक्टिव टिश्यू चाहिए, ठीक है। अब आपके पास 4 चीजें हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट 4 लेयर्स है, इनको याद कर लो। पहले है सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट, फिर है साइटोट्रोफोब्लास्ट, फिर है कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द विलाई, और फिर आपके पास आएगा फीटल कैपिलरीज की एंडोथीलियम। अब आपको क्या पता है एंडोथीलियम क्या है? एंडोथीलियम क्या है? बहुत दफा ये बात हो चुकी है। व्हाट इज एंडोथीलियम? व्हाट इज एंडोथीलियम? व्हाट इज एंडोथीलियम? बेटा व्हाट इज एंडोथीलियम? क्लास लाइनिंग एपिथेलियम ऑफ द वेसल्स, वेरी गुड। लाइनिंग एपिथेलियम ऑफ द वेसल्स कौन सी? सिंपल कोलमनर, सिंपल क्यूबॉइडल, स्यूडोस्ट्रेटिफाइड, सिंपल स्क्वेमस, कौन सी वाली? क्लास जल्दी लिखिए, जल्दी बताइए, विच सिंपल स्क्वेमस, वेरी गुड वेरी गुड, ये जवाब होना चाहिए। एंडोथेलियम इज द सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम व्हिच लाइंस द एंटायर ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। तो ये 4 चीजें मिलकर आपकी प्लेसेंटा की मेम्ब्रेन बना रही हैं। इसके एक तरफ पड़ा हुआ है फीटल ब्लड, एक तरफ पड़ा हुआ है मैटरनल ब्लड इन द इंटरविलस स्पेस, ठीक है। आफ्टर 20 वीक्स क्या होगा? सेलुलर चेंजेस होंगी, सेलुलर चेंजेस अकर इन द ब्रांच विलाई। स्टेम विलाई की लेयर्स वैसी रहेंगी, लेकिन ब्रांच विलाई की लेयर्स कम हो जाएंगी। और कौन सा सेल बीच में से गायब होगा? साइटोट्रोफोब्लास्ट। बहुत सारी जगहों पर साइटोट्रोफोब्लास्ट का सेल जो है वो गायब हो जाएगा। इन मैनी ऑफ द विलाई बिकम एटेन्यूएटेड। एटेन्यूएटेड का मतलब होता है बहुत थिन हो जाएगा, बहुत थिन हो जाएगा साइटोट्रोफोब्लास्टिक सेल, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। ये आप देखिए, ये आपके पास एक स्टेम विलस है, स्टेम विलस के आगे से निकलने वाली ब्रांच विलाई देखिए, ब्रांच विलाई के अंदर ब्लड वेसल्स देखिए। जब तक वेसल अम्बिलिकल कॉर्ड में होती है तो अम्बिलिकल आर्टरी और अम्बिलिकल वेन कहलाती है, लेकिन जब वही ब्लड वेसल्स कोरियोन के अंदर जाती हैं तो वो कोरियोनिक ब्लड वेसल्स कहलानी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। यही कोरियोनिक ब्लड वेसल्स जब ब्रांच विलाई के अंदर जाएंगे तो वहां पर जाकर कैपिलरी नेटवर्क बनाएंगे। ये कैपिलरी नेटवर्क बना हुआ है ब्रांच विलाई में, ये कैपिलरी नेटवर्क फिर इकट्ठा होगा और वेन्स बना देगा, ठीक है। ये बात आपको समझ आ रही है? अब आपके पास यहाँ से एक पोर्शन हमने लिया है और उसको हमने यहाँ पे एनलार्ज कर दिया है। तो आपको हमने पिक्चर बता दी है, ये पिक्चर है आपके पास बिफोर 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, और नीचे वाली तस्वीर है आफ्टर 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। बिफोर 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी आपको क्या बताया था कि प्लेसेंटा कितनी लेयर्स पे मुश्तमिल है? क्लास जल्दी से बताना। 20 बिफोर 24, वेरी गुड वेरी गुड। अब 4 लेयर्स गिनते हैं। ये देखो बाहर है सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट, अब 4 लेयर्स गिन लेते हैं, ये बिफोर 20 वीक्स है ना। और ये देखो ये सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट है पहली लेयर, दूसरी है साइटोट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। तीसरा है ये कनेक्टिव टिश्यू, ये कनेक्टिव टिश्यू लिखा हुआ है, कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द विलस, ठीक है। ये वो कनेक्टिव टिश्यू है जिसके अंदर ये वाली कैपिलरीज या ब्लड वेसल्स जो है ये सेट हुई हुई है, अपनी जगह पर रहेंगी, ठीक है। आपने देखा होगा अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर भी तो कनेक्टिव टिश्यू होता है ना, उस कनेक्टिव टिश्यू को हमने पढ़ा था वॉटर्स जेली कहते हैं, याद आया? वो मीजनकाइमल कनेक्टिव टिश्यू होता है और उसके अंदर क्या, उसको हम वॉटर्स जेली कहते हैं, याद आया? अच्छा,
अब आपके पास विलस के अंदर भी आपके पास पड़ा होगा कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास तीसरी चीज है ये कनेक्टिव टिश्यू, और चौथी चीज क्या बनती है, ये एंडोथीलियम ऑफ द फीटल कैपिलरी, ये एंडोथीलियम है। अब 4 लेयर मेरे साथ, मैं आपको यहाँ से गिन के बताती हूँ। अगर आप अंदर से स्टार्ट करते हो तो क्या है, ये आपके पास कैपिलरी, आपको पता है कैपिलरी नीले रंग की होगी और जो वेन होगी वो रेड कलर की होगी, क्योंकि कैपिलरी के अंदर लेस ऑक्सीजन वाला ब्लड है और ये वेन इकट्ठी हो रही है। पोस्ट कैपिलरी विन्यूल है जिन्होंने आगे जाके वेन बनानी है, इनको रेड कलर से क्यों शो करते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन रिच ब्लड बेबी की तरफ लेके जाती हैं। वेन ऑक्सीजन रिच ब्लड लेके जाएगी, आर्टरी लेस ऑक्सीजन वाला लेके आएगी। वेरी गुड खदीजा, म्यूकोइड कनेक्टिव टिश्यू बिल्कुल सही आपने कहा है। और जिस बच्चे ने आर्टरी ब्लू और वेन रेड लिखा है उसने भी बिल्कुल ठीक लिखा है। तो ये हमारे पास कैपिलरी है। सबसे पहले जो बैरियर में पार्ट लेगा वो इसका स्क्वेमस सेल होगा। ये स्क्वेमस सेल है जो लाइन कर रहा है इस कैपिलरी की वॉल को। एक हो गया ये सेल, ठीक है। बिल्कुल जिस तरह ब्लड एयर बैरियर में हिस्सा लेते हैं 2 स्क्वेमस सेल, उसी तरह इस कैपिलरी का स्क्वेमस सेल सबसे पहला पार्ट है जो हिस्सा लेगा। उसके बाद आ जाएगा ये कनेक्टिव टिश्यू जो कि विलस का कोर बना रहा है। फिर आपके पास आ जाएगा साइटोट्रोफोब्लास्टिक सेल और फिर आ जाएगा सिंसिटियोट्रोफोब्लास्टिक सेल। तो ये देखो ये चारों चीजें मिलकर प्लेसेंटल मेम्ब्रेन बना रही हैं। ये पिक्चर जहन में कर लो, कभी नहीं भूलोगे। ये चारों चीजें मिलकर प्लेसेंटल मेम्ब्रेन बना रही हैं। क्या ये आपको बात समझ में आ गई है क्लास? ये ड्रॉ करने के लिए भी आता है, आपने इसको ड्रॉ करके भी प्रैक्टिस करनी है। तो इसका मतलब ये है कि ये 4 चीजें मिलकर प्लेसेंटल मेम्ब्रेन बनाएंगी बिफोर 20th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। आफ्टर 20th वीक ऑफ, अच्छा, आफ्टर 20th वीक ऑफ प्रेगनेंसी क्या होगा? आफ्टर 20th वीक ऑफ प्रेगनेंसी कुछ चेंजेस देखो। आपके पास साइटोट्रोफोब्लास्ट है ना, साइटोट्रोफोब्लास्ट है, ये साइटोट्रोफोब्लास्ट था। क्या आपके पास साइटोट्रोफोब्लास्ट है? इधर देखो ना जरा। साइटोट्रोफोब्लास्ट जो है ना वो डिसइंटीग्रेट कर देगा, अटेन्यूएट हो जाएगा और इसके सेल्स जो है ना बहुत छोटे साइज के हो जाएंगे। ये देखो, ये है परसिस्टिंग साइटोट्रोफोब्लास्टिक सेल, इनका साइज छोटा हो जाएगा, बाकी के डीजनरेट हो गए हैं। इसका मतलब है जो 4 लेयर्स हैं उनमें से सबसे ज्यादा थिन जिसने होना है वो है साइटोट्रोफोब्लास्टिक सेल की लेयर। कुछ जगहों से ये सेल गायब हो गए हैं और कुछ जगहों पर ये सेल बहुत एटेन्यूएटेड हो गए हैं, थिन हो गए हैं, छोटे हो गए हैं। क्या आपको ये बात समझ में आ गई है? अच्छा जी। उसके बाद आपके पास ये आपने साइटोट्रोफोब्लास्टिक सेल्स के ऊपर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। पहले ये कंप्लीट लेयर की फॉर्म में पड़े हुए हैं। सारी क्लासेस को देखिए कि पहले जरा चेक करें बच्चे कितने हैं। बच्चे तो 120 हुए हैं, ना मंजूर हैं। अच्छा जी, ये आपके पास साइटोट्रोफोब्लास्टिक सेल की कंप्लीट लेयर है। यहाँ पर देखो ये साइटोट्रोफोब्लास्टिक सेल मिसिंग है। साइटोट्रोफोब्लास्टिक सेल की जो कंप्लीट लेयर थी वो अब हमारे पास नहीं रही है, ठीक है। ये जो नीले रंग की चीजें नजर आ रही है ये कैपिलरीज हैं, ये कैपिलरीज हैं बेटा हमारे पास, ठीक है। और ये जो रेड कलर की है ये हमारे पास वेन्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास साइटोट्रोफोब्लास्टिक सेल कहाँ पे रह गए हैं? सिर्फ इस जगह पर। और ये क्या है? एटेन्यूएटेड है, थिन है। ये चेंज आ गया साइटोट्रोफोब्लास्टिक सेल में। अब आपके पास सिंसिटियोट्रोफोब्लास्टिक सेल देखो, तो यहाँ पर एक लफ्ज लिखा हुआ है सिंसिटियल नॉट, सिंसिटियल नॉट, ठीक है। ये क्या होता है कि साइटोट्रोफोब्लास्टिक सेल कि ये नॉट्स बन जाती हैं और ये नॉट्स ब्रेक ऑफ होकर प्लेसेंटल में ब्रेक ऑफ होकर इंटरवेलर स्पेस में चली जाती हैं। इंटरवेलर स्पेस से मैटरनल सर्कुलेशन में चली जाती हैं। वहां से जब लंग्स में पहुंचती है तो लंग्स में पड़े हुए एंजाइम्स इनको ब्रेक डाउन कर देती हैं। ये बात समझ में आ गई है आपको सिंसिटियल नॉट की? ये मैं आगे स्लाइड भी दिखाऊंगी आपको एक और। तो आपको ये पता चला कि सिंसिटियोट्रोफोब्लास्टिक सेल में क्या चेंज आएगा? They will make these syncytial knots, and these syncytial knots they break off and they enter into the intervallar space from where they go into the maternal circulation. When these syncytial knots reach the mother lung, in the mother lung enzymes are present which will break down these syncytial knots. ठीक है जी, एक बात हो गई।
अब आपको पता लग गया कि साइटोट्रोफोब्लास्टिक सेल डीजनरेट कर जाएंगे और जो बाकी के प्रेजेंट होंगे वो अटेन्युएटेड होंगे, बहुत थिन होंगे। एक बात हो गई। दूसरी बात, सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स दे परसिस्ट throughout, and what will happen, they will make the syncytial knots, these syncytial knots will break off। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप देखो तो अंदर आपके पास ये जो मटेरियल है ना, फाइब्रोनाइड मटेरियल, ये परसिस्ट करेगा। उसके बाद आप देखो कि कैपिलरी की जो एंडोथेलियम है वो भी परसिस्ट करेगी, कैपिलरी की एंडोथेलियम भी परसिस्ट करेगी। ठीक है। अब आप इस पॉइंट पर देखो कि प्लेसेंटल मेम्ब्रेन आपके पास कितनी थिन हो गई है, कितनी थिन हो गई है इस जगह पर प्लेसेंटल मेम्ब्रेन। क्लास, कैन यू लुक एट दिस पॉइंट वेयर माय कर्सर इज? क्लास प्लीज रिस्पॉन्ड। अच्छा, ये जहां पर मेरा कर्सर है इसको इस वक्त देखिए। एक तरफ कैपिलरी का स्क्वेमस सेल है और बाहर उसके सिर्फ सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्टिक सेल है। तो अब देखो प्लेसेंटल मेम्ब्रेन यहाँ पर कितनी थिन हो गई है। ठीक है, कितनी थिन हो गई है। और यहाँ पर विद द पैसेज ऑफ टाइम जो सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स हैं उनके बाहर एक फाइब्रोनॉइड मटेरियल भी आ जाता है। ये देखो, ये फाइब्रोनॉइड मटेरियल है। और ये वो फाइब्रोनॉइड मटेरियल है जब मिच्योर बेबी हो जाता है और डिलीवरी नहीं हो रही, तो पोस्ट मेच्योरिटी जब हो रही होती है, तो यही वो फाइब्रोनॉइड मटेरियल है जो ज्यादा हो जाता है और प्लेसेंटा से बेबी को न्यूट्रिशन मिलनी कम हो जाती है। ठीक है, ये देखो, ये वो फाइब्रोनॉइड मटेरियल है। अब आपके पास 20 वीक से पहले और 20 वीक के बाद आपके पास क्या क्या चेंजेस आ गई। साइटोट्रोफोब्लास्ट पहले पूरी लेयर बना रहे थे, अब नहीं बना रहे, और जो थोड़े से हैं वो बिल्कुल थिन है। एक बात, सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट ने कोई सिंसिटियल नॉट्स नहीं बनाई हैं और यहाँ पर से सिंसिटियल नॉट्स बना दी हैं। ठीक है। उसके बाद, ठीक है, थैंक यू अरूज। उसके बाद आप तीसरी चीज देखो कि आपके पास एक फाइब्रोनॉइड मटेरियल आ गया है आउटसाइड दी सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्टिक सेल। ये फाइब्रोनॉइड मटेरियल ज्यादा होता जाएगा जैसे जैसे आपका प्लेसेंटा पोस्ट मैच्योर होता जाएगा। ठीक है। अब आपके पास प्लेसेंटल मेम्ब्रेन किसी किसी जगह पर तो 3 लेयर थिक है, यानी ये सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट, फिर ये कनेक्टिव टिश्यू, और फिर आपके पास आएगी एंडोथेलियम ऑफ द कैपिलरी। यहाँ पर 3 लेयर थिक है, एंडोथेलियम ऑफ कैपिलरी, फिर आपके पास आएगा कनेक्टिव टिश्यू, और कनेक्टिव टिश्यू के बाहर आपका आएगा सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्टिक सेल का स्ट्रक्चर। और किसी किसी जगह पर सिर्फ ये 2 लेयर थिक हो जाता है कि एक तरफ एंडोथेलियम है, दूसरी तरफ सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट पड़ा हुआ है। इतनी थिन मेम्ब्रेन हो जाएगी। मेम्ब्रेन को थिन करने का मकसद है कि रैपिड एक्सचेंज ऑफ डिफ्यूजन हो सके, बच्चे की न्यूट्रिशन की डिमांड को फुलफिल किया जा सके। ठीक है। अच्छा जी, अब हम इसी पिक्चर को जहन में रखते हैं। अच्छा, इस पिक्चर में एक सेल का नाम है, वो बच्चा कौन पकड़ेगा? एक सेल का नाम है, जरा पकड़ो। इन दोनों तस्वीरों में एक सेल है, हॉफबर सेल, बिल्कुल सही। ये हॉफबर सेल क्या है, ये जरा देखते हैं। हॉफबर सेल्स कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द विलाई कंटेन्स हॉफबर सेल्स ऑफ फीटल ओरिजिन। पहली बात तो ये है कि ये फीटल ओरिजिन के सेल हैं, प्रेजेंट थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। ये थ्रू आउट द प्रेगनेंसी रहेंगे। देखो, इधर भी प्रेजेंट है और इधर भी प्रेजेंट है। ठीक है। ये सेल थ्रू आउट द प्रेगनेंसी होंगे और फीटल इन ओरिजिन होंगे। अब काम क्या करना है इन्होंने, जरा देखो। Hoffer cells are placental macrophages, play important role in the placental development। बस, हाँ, फेगोसिटिक सेल आपका, आपके बस बुक से ताल्लुक सिर्फ इतना है कि आपको पता होना चाहिए। अगर हॉफर सेल पूछे तो आपने कहना जी these are the placental macrophages, play important role in the placental development and they are of fetal origin। बस ये इंफॉर्मेशन आपके लिए काफी है। ठीक है। अच्छा जी, आगे चलेंगे। अब हम प्लेसेंटल मेम्ब्रेन को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने हॉफर सेल सिर्फ बीच में आपको इंट्रोड्यूस करा दिए, हम पढ़ प्लेसेंटल मेम्ब्रेन ही रहे हैं। और अभी तक हमने ये पढ़ाया कि 20 वीक से पहले इसकी 4 लेयर्स हैं और 20 वीक के बाद ये थिन हो जाती है। अब हम उसी के ऊपर फोकस करेंगे, उसी को पढ़ रहे हैं। As a result, the placental membrane consists of 3 layers in most places। अब क्या होगा, ये 20 वीक के बाद की बात हो रही है। 20 वीक से पहले 4 लेयर्स थी, उसमें साइटोट्रोफोप्लास्ट भी था। 20 वीक के बाद 3 लेयर्स हो गई और किसी किसी जगह पर सिर्फ 2 लेयर्स भी हो जाती है, जो मैंने आपको पिक्चर में दिखाया है।
इन मोस्ट प्लेसेस सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट दूसरी लेयर हो जाएगी कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द विलाई और तीसरी हो जाएगी एंडोथेलियम ऑफ द कैपिलरी। ये जरा दोबारा देख लो पिक्चर, ये देखो इसमें 3 लेयर्स हैं। ये आपके पास एंडोथेलियल सेल है, एंडोथेलियल सेल के आगे आपके पास पड़ा हुआ है कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द विलाई और कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द विलाई के बाद आपके पास पड़ा हुआ है सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट। तो ये 3 लेयर थिक है और यहाँ पर इवन ये 3 भी नहीं है, ये 2 बन गया हुआ है, बीच में से इनके कनेक्टिव टिश्यू भी गायब हो गया हुआ है। ठीक है, क्या ये बात आपको समझ आ गई है? चलो जी आगे चलते हैं। In some areas, placental membrane becomes markedly thin. The syncytial trophoblast comes into direct contact with the endothelium of the fetal capillary to form the vasculosyncytial placental membrane. क्योंकि अब इसमें सिर्फ 2 चीजें हिस्सा ले रही हैं, एक ले रही है कैपिलरी इसलिए वेस्कुलो हो गया और दूसरा सिंसिटियल ट्रोफोब्लास्ट ले रही है इसलिए ये हो गया वेस्कुलोसिंसिटियल प्लेसेंटल मेम्ब्रेन। कोई मुश्किल बात नहीं है। क्लास क्या आपको ये बात समझ आई है? लिख के बताओ बात समझ आई है? क्लास प्लीज रिस्पॉन्ड। 131 बच्चे, बहुत कम बच्चे हैं। अच्छा जी, ये बच्चों हम दोबारा एक दफा इसको फाइनल कर लेते हैं, बस अब हम इसके पास को रिपीट नहीं करेंगे ताकि आपको ये पक्की याद हो जाए। अच्छा जी, 20 वीक से पहले आपकी प्लेसेंटल मेम्ब्रेन 4 लेयर्स पर मुश्तमिल थी। अगर आप अंदर से स्टार्ट करें तो पहले एंडोथेलियम ऑफ द कैपिलरी, कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द विलस, साइटोट्रोफोब्लास्टिक सेल एंड सिस्टोट्रोफोब्लास्टिक सेल। 4 लेयर्स थे 20 वीक से पहले। कोई एतराज, कोई मसला नहीं है। मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा जी, 20 वीक्स के बाद वो कह रहे हैं कि साइटोट्रोफोब्लास्टिक सेल जो है वो डिजेनरेट कर जाएंगे, अगर परसिस्ट करेंगे तो बहुत थिन होंगे जैसे कि यहाँ पर है। अब वो कह रहे हैं 20 वीक के बाद प्लेसेंटल मेम्ब्रेन 3 लेयर थिक भी हो सकती है और सिर्फ 2 लेयर थिक भी हो सकती है। 3 लेयर थिक की जगह देखो यहाँ पर है, ये एक कैपिलरी है, ये इसका स्क्वेमस सेल है, फिर आ गई कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द विलस और फिर आ गया साइटोट्रोफोब्लास्टिक सेल। यहाँ पर प्लेसेंटल मेम्ब्रेन 3 लेयर थिक है। कितनी? 3 लेयर थिक है। पहले एंडोथेलियम ऑफ द कैपिलरी, फिर कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द विलस और फिर सिंसिटियल ट्रोफोब्लास्ट। लेकिन वो कह रहे हैं किसी किसी जगह के ऊपर ये मेम्ब्रेन सिर्फ 2 लेयर थिक रह जाती है। वो जगह ये है कि सिर्फ कैपिलरी का एंडोथेलियल सेल अंदर की तरफ है और बाहर की तरफ सिंसिटियल ट्रोफोब्लास्टिक सेल है। इस मेम्ब्रेन को वेस्कुलोसिंसिटियल मेम्ब्रेन कह दिया गया। क्यों कह दिया गया? इस तरफ वेसल है, इस तरफ सिंसिटियल ट्रोफोब्लास्टिक सेल है, तो इस मेम्ब्रेन का क्या नाम हो जाएगा? वेस्कुलोसिंसिटियल मेम्ब्रेन। समझ आ गई क्लास? फटाफट बताओ। ये रिपीट करने वाले बच्चे एमन को समझ आ गई है? क्लास एमन समझ आई है? एमन लिख के बताओ बेटा। चलो गुड। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। इधर दोबारा एक तस्वीर ये मैंने लैंगमैन से ली है, लैंगमैन से आप दोबारा इसको देखिए। ये आपका प्लेसेंटल मेम्ब्रेन बन रही है जब आपका प्लेसेंटा है बिफोर 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। तो ये देखो पहले कैपिलरी की एंडोथेलियम है, फिर उसके बाद आपके पास कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द विलस है, साइटोट्रोफोब्लास्टिक सेल है और सिंसिटियल ट्रोफोब्लास्टिक सेल है। ठीक है, और सिंसिटियल ट्रोफोब्लास्टिक सेल को सिंसिटियम भी कह दिया जाता है। अच्छा जी, अब आप देखें कि यहाँ पर हमारे पास बैरियर सिर्फ 2 लेयर थिक रह गया है। एक तरफ सिंसिटियम है, दूसरी तरफ ब्लड वेसल की एंडोथेलियम है। तो अब मैंने ये पिक्चर पहले आपको इसलिए नहीं दिखाई कि इसने इसके अंदर कैपिलरीज को रेड और वेन्स को ब्लू कर दिया हुआ है। हालांकि जो वेन्स हैं वो ऑक्सीजन रिच ब्लड लेके जाती हैं, इसलिए मैं पिक्चर आपको ये बाद में दिखाई है। लेकिन इसमें जो मेम्ब्रेन बनाई हुई है ना वो ज्यादा खूबसूरत बनाई हुई है, इसलिए आपको मैंने ये दिखाया है कि आफ्टर 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी आपके पास ये सिर्फ 2 लेयर थिक रह जाती है। बाहर सिंसिटियम होती है और अंदर एंडोथेलियम ऑफ द कैपिलरी होती है, और यहाँ पर ये 4 लेयर थिक होती है और किसी किसी जगह पर ये 3 लेयर थिक होती है, यानी कि एंडोथेलियम ऑफ द कैपिलरी, कनेक्टिव टिश्यू एंड सिंसिटियल ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया आपको? चलो जी आगे चलते हैं।
During the third trimester, numerous nuclei in the cytotrophoblast aggregates to form the multinucleated proteions, the syncytial knot. अगर आपसे कोई syncytial knot का टाइम पूछता है तो आप टाइम क्या बताओगे? थर्ड ट्राइमेस्टर और क्या होगा? न्यूमरस न्यूक्लियाई इन द cytotrophoblast aggregate, देखो यहाँ पे एग्रीगेशन हो रही है, to form the multinucleated protein and this protein is called the syncytial knot. ठीक है बच्चों, अब ये देखो ये वही पिक्चर है, तो ये आपके पास वेस्कुलो-सिंसिटियल मेम्ब्रेन बन गई। मैंने इसको वेस्कुलो-सिंसिटियल मेम्ब्रेन क्यों कहा है, अब आप इसका जवाब खुद दो। इस मेम्ब्रेन को मैंने वेस्कुलो-सिंसिटियल मेम्ब्रेन यहाँ पर क्यों कह दिया है? Why at this point placental membrane is called the vesculo-syncytial? क्योंकि एक तरफ वेसल का एंडोथेलियल सेल पार्टिसिपेट कर रहा है और दूसरी तरफ सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्टिक सेल पार्टिसिपेट कर रहा है। बिल्कुल सही, एंडोथेलियम इज इन डायरेक्ट कांटेक्ट। निदा बहुत आला लिखा है भाई, निदा एक्सीलेंट, एक्सीलेंट आंसर, वेरी गुड। जैनब आपका भी आंसर बिल्कुल ठीक है, लेकिन निदा ने कमाल लिखा है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। These aggregations, the syncytial knots, regularly break off and carried from the intervillous space into the maternal circulation. Some knots lodge in the capillaries of the maternal lungs, where they are rapidly destroyed by the local enzyme action. Toward the end of the pregnancy, eosinophilic fibrinoid material thickens on the surface of the villi, which appear to reduce placental transfer. ये वही फाइब्रिनॉइड मटेरियल है जो मैंने आपको इस पिक्चर में दिखाया था। ये देखिए, ये वो फाइब्रोनॉइड मटेरियल है, ये देखिए ये वो फाइब्रोनॉइड मटेरियल है। वो कह रहा है कि ये टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी ये थिकन हो जाएगा और थिक होकर ये प्लेसेंटल एक्सचेंज, जो प्लेसेंटल मेम्ब्रेन के थ्रू जो एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स और गैसेस और उसको अफेक्ट करना शुरू हो जाएगा। न्यूट्रिशन की डिमांड बेबी की बढ़ती जा रही है, लेकिन यहाँ से डिफ्यूजन कम होता जाएगा, इसीलिए बच्चे को टाइम पे डिलीवर करना जरूरी होता है। ठीक है बच्चों, अच्छा जी, अभी तक कोई मसला तो नहीं है? अभी तक समझ आ गई है सारी क्लास? क्लास आपको समझ आ गई है अभी तक जितना पढ़ाया है? फिर आगे चलें। अच्छा जी, अब आप देखो कि ये आपको बताया गया है कि ये आपकी प्लेसेंटल मेम्ब्रेन है, ये आपकी प्लेसेंटल मेम्ब्रेन है। एक तरफ ये फीटस की कैपिलरी है, तो ये इसके एंडोथेलियल सेल्स हैं, ये इसके एंडोथेलियल सेल्स हैं। बाहर आपके सिंसिटियम है, ये है आपके पास वेस्कुलो सिंसिटियल मेम्ब्रेन के ये सिर्फ 2 सेल थिक है। इसमें एंडोथेलियल सेल कम्स इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द सिंसिटियल सेल। वेरी गुड। अच्छा, उसके बाद ये आपके पास इंटरविलर स्पेस दिखाई गई है जिसके अंदर मैटरनल ब्लड होता है। इस मेम्ब्रेन के इस तरफ फीटल ब्लड है और इस मेम्ब्रेन के इस तरफ मैटरनल ब्लड है। इस वक्त ये मेम्ब्रेन सिर्फ 2 सेल थिक है, इसलिए इसको वेस्कुलो सिंसिटियल मेम्ब्रेन कहा गया है। ठीक है, अब आपको ये इस पिक्चर में ये बताया जा रहा है कि ये जो ये बेबी है, इसका जो ब्लड है अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर ये अम्बिलिकल वेन और आर्टरी होती हैं। जो आर्टरी होती है वो ब्लू शो की है क्योंकि लेस ऑक्सीजन ब्लड वो लेकर इन कैपिलरीज में आती हैं। यहाँ से ऑक्सीजन रिच, न्यूट्रिशन रिच ब्लड फिर वाया अम्बिलिकल वेन बेबी के अंदर जाता है। ठीक है, और चूंकि 2 अम्बिलिकल आर्टरीज होती है इसलिए 2 यहाँ पर बनाई है और 1 अम्बिलिकल वेन होती है इसलिए 1 यहाँ पर शो की है। ठीक है बच्चों, अच्छा अब आप देखो ये आपके पास इंटरविलर स्पेस है। इंटरविलर स्पेस में मैटरनल ब्लड कौन लेके आ रहा है? एंडोमेट्रियल स्पाइरल आर्टरीज। और कौन वापस लेके जा रहा है? एंडोमेट्रियल वेन। एंडोमेट्रियल वेन को स्पाइरल नहीं लिखना। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद आपके पास क्या, और फिर यहाँ से बताया कि वेन्स जो है ये ब्लड लेकर लंग्स की तरफ डेफिनेटली जाएंगे, यहाँ पे से साफ होना है, क्लियर होना है। ठीक है, अब वो बता रहे हैं कि इस प्लेसेंटल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या क्या चीजें हैं जो गुजर सकती हैं और थोड़ी सी चीजें हैं बस जो नहीं गुजर सकती। ठीक है, इसलिए इसको कुछ लोग कहते हैं कि प्लेसेंटल बैरियर कहना ठीक नहीं है, क्योंकि तो सारी चीजें ही अपने अंदर से गुजारी जा रहा है। ये सारे न्यूट्रिएंट्स भी इसके अंदर से गुजरते हैं, एंटीबॉडीज, आईजीजी, विटामिन्स भी इसके अंदर से गुजर जाते हैं। अच्छा शाहजेब, ये जो आर्टरीज होती है ना स्पाइरल, ये स्पाइरल बेटा इसलिए होती है कि यूट्रस की एंडोमेट्रियम की थिकनेस कांस्टेंट नहीं है। यूट्रस की एंडोमेट्रियम जो होती है ना, जो इनर मोस्ट लाइनिंग होती है, अगर प्रेगनेंसी नहीं है तो इस एंडोमेट्रियम ने साइक्लिकल चेंजेस के अंडर आना होता है
और जब ये थिक हो जाती है तो फिर मेंस्ट्रुअल फ्लो उसके बाद स्टार्ट होता है। ठीक है, क्योंकि एंडोमेट्रियम की थिकनेस सेम नहीं होती पूरा महीना, ये मेंस्ट्रुअल फ्लो के बाद ये सारी की सारी ऊपर से फंक्शनल लेयर स्लफ अप हो जाती है, पीछे सिर्फ बेसल लेयर रह जाती है। ठीक है, अब इस बेसल लेयर में स्पाइरल आर्टरी के थोड़े से पोर्शन बच जाते हैं, थोड़े से ग्लैंड्स के बेसल पोर्शन बच जाते हैं, यहाँ से फिर रीजनरेशन होती है वापस एंडोमेट्रियम की, एपिथेलियम की भी और फंक्शनल लेयर के भी। तो ये आर्टरीज जब ग्रो करती है ना ऊपर की तरफ, जब एंडोमेट्रियम थिक हो रही होती है तो ये स्पाइरल फॉर्म में करती हैं, ये स्ट्रेट नहीं जाती, ये थोड़ा सा स्प्रिंग की तरह का इनका स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इनको स्पाइरल कहते हैं। इज दैट क्लियर? ये आपको मैं इसकी पिक्चर दिखा दूंगी नेक्स्ट लेक्चर में। मैं आपको बेटा इसकी पिक्चर दिखा दूंगी, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या होता है आपके पास कि इसके अंदर से हार्मफुल सब्सटेंसेस भी गुजर रही हैं, जैसे अल्कोहल गुजर रहा है, पॉइजन गुजर जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड गुजर जाएगा, वायरसेस हैं, तीनों वायरसेस के नाम याद रखना, ये पूछती होती हैं, ये रूबेला और ये टॉक्सोप्लाज्मा जो है, ये वाले तीनों वायरसेस के नाम आप याद रखना। तो आपको आता है क्वेश्चन के हार्मफुल सब्सटेंसेस व्हिच कैन क्रॉस द प्लेसेंटल मेम्ब्रेन। इसलिए कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि जी हम इस प्लेसेंटल मेम्ब्रेन को बैरियर नहीं कहेंगे क्योंकि ये तो अपने अंदर से हर चीज गुजरने दे रही है। ठीक है, अब इसको हम प्लेसेंटल मेम्ब्रेन ही कहेंगे। कुछ कहते हैं कि हम इसको बैरियर कहेंगे क्योंकि अगर ये कुछ तो चीजों को अपने अंदर से गुजरने से रोकती है, तो जिन चीजों को गुजरने से रोकती है वो डिपेंड करता है कि उनका साइज क्या है, उनके ऊपर चार्ज क्या है, बस उनको रोकेगी। तो आपके पास उनमें क्या शामिल है? बैक्टीरिया है, हेपरिन है, आईजीएस है और आईजीएम है। ठीक है, अच्छा, ये आपने चार्ट याद रखना है, इसके अंदर से एमसीक्यूज बहुत सारे आते हैं। अब आपको ये पिक्चर क्लियर हो गई है ना कि ये आपके पास प्लेसेंटल मेम्ब्रेन है जो कि इसके वक्त वेस्कुलोसिंसिटियल है, एक तरफ फीटल ब्लड है इन द कैपिलरी, एक तरफ मैटरनल ब्लड है। और आज के दिन के बाद आपने हमेशा के लिए याद कर लिया, दिल पे लिख लिया कि देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ द फीटल एंड मैटरनल ब्लड। अब आपने कभी ये जवाब वाई वाई में नहीं देना जो पिछली क्लासेस देती रही हैं कि जी इंटरवेलर स्पेस के अंदर मैटरनल और फीटल ब्लड मिक्स हो जाता है। नो, देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ द fetal and maternal blood. Intervillous space contain maternal blood only and the fetal blood is present in the fetal vessels. ठीक है जी, क्या ये पॉइंट हमें क्लियर हो गए? क्या हमें ये पता लग गया है कि बेबी की तरफ कौन सी चीज ब्लड लेकर जाती है? अम्बिलिकल वेन, ये भी एक एमसीक्यू है बहुत इंपॉर्टेंट। कौन सी चीज बेबी से ब्लड लेकर आती है टुवर्ड्स द प्लेसेंटल मेम्ब्रेन? ये अम्बिलिकल आर्टरीज हैं। कौन सी ब्लड वेसल मदर का ब्लड लेकर इंटरवेलर स्पेस में आती है? ये है एंडोमेट्रियल स्पाइरल आर्टरी। और कौन सी ब्लड वेसल है जो ब्लड इंटरवेलर स्पेस से मदर के लेके जाती है? एंडोमेट्रियल वेन। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। और ये हार्मफुल सब्सटेंसेस जो कि क्रॉस कर सकते हैं ना प्लेसेंटल मेम्ब्रेन, ये बड़े जरूरी हैं, इनको आपने पक्का रट लेना है, इन वायरसेस के नाम भी याद कर लेना। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। जो न्यूट्रिशन जानी है वो तो एक कॉमन सेंस है ना, ये न्यूट्रिशन में प्रोटीन भी होगी, कार्बोहाइड्रेट्स भी होंगे, वाटर भी होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स भी होंगे, लिपिड्स भी होंगे, आयरन भी होगा, विटामिन भी होंगे। ठीक है, ये तो एक कॉमन सेंस वाली बातें हैं, लेकिन जो जरूरी बातें हैं ना वो ये हार्मफुल सब्सटेंस पक्के याद करना, इसके अलावा ये पक्के याद करना जो गुजर नहीं सकते हैं। ठीक है, ये दो चीजें बहुत पक्की याद करनी है। और ये आपको पिक्चर से याद हो गया कि कौन कौन सी वेसल्स हैं जो के ब्लड लेके आ रही है और लेके जा रही है। चलिए, प्लेसेंटल मेम्ब्रेन एज ए बैरियर, वही बात है जो मैंने आपको समझा दी है कि कुछ लोग इसको प्लेसेंटल मेम्ब्रेन कहते हैं, कुछ बैरियर कहते हैं। वो कहते हैं जी बैरियर का लफ्ज इनएप्रोप्रिएट है क्योंकि ये सिर्फ थोड़े से सब्सटेंसेस हैं जो इस मेम्ब्रेन से नहीं गुजर सकते, वही बात जो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, so placental membrane act as a barrier only when a molecule is of certain size, configuration and charge such as that of heparin। ठीक है बच्चों, तो इसलिए वो कहते हैं कि प्लेसेंटल मेम्ब्रेन को आप बैरियर ना कहें, इसको आप मेम्ब्रेन ही कहें क्योंकि ये कोई सिलेक्टिव बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी चीजें हैं जो उसके अंदर से नहीं गुजर सकती। चलो आगे चलते हैं। Some metabolites, toxins, hormones, although present in the maternal circulation, do not pass through the placental membrane in sufficient concentration to affect the embryo. But most drugs
and other substances in the maternal blood plasma pass through the placental membrane and enter the fetal blood plasma. इसमें कुछ भी याद रखने वाली बात नहीं है, सिर्फ आपने ये याद रखना है कि ये कोई इतना स्ट्रॉन्ग बैरियर नहीं है, इसलिए इसको अक्सर लोग प्लेसेंटल मेम्ब्रेन ही कहते हैं। बिल्कुल थोड़ी सी चीजें होती है जिनको ये रोकता है, जिनके लिए बैरियर है। अच्छा जी, अब आप प्लेसेंटल सर्कुलेशन पे आ गए हैं मेरे पास, ठीक है। अब प्लेसेंटल सर्कुलेशन के दो हिस्से बनते हैं, एक वो है जो फीटल सर्कुलेशन होती है और एक वो है जो मैटरनल सर्कुलेशन होती है। ये दोनों इकट्ठे भी लिखने आ जाते हैं, दोनों अलग अलग भी आ जाते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्लेसेंटल मेम्ब्रेन भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये विलाई भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर ये चीजें नहीं होंगी तो बेबी ग्रो ही नहीं कर सकता, बेबी बन ही नहीं सकता। न्यूट्रिशन के बगैर कौन जिंदा रह सकता है बेटा, ठीक है। अच्छा जी, अब आपके पास प्लेसेंटल सर्कुलेशन कहाँ से स्टार्ट करोगे, दी ब्रांच कोरियोनिक विलाई। अब आपको ये पता चल गया ना कि विलाई दो तरह के होते हैं, एक होते हैं स्टेम विलाई जो कि सिर्फ एंकर करते हैं फीटल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा विद द मैटरनल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा, ठीक है। स्टेम विलाई की साइडों से निकलती हैं ब्रांच विलाई। ब्रांच विलाई ने पार्टिसिपेट करना है सारे कामों में, ठीक है जी। अच्छा, द ब्रांच कोरियोनिक विलाई ऑफ द प्लेसेंटा प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया। इनको ब्रांच क्यों किया गया, इनको सीधा भी तो बनाया जा सकता था, इनको ब्रांच क्यों किया गया, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। Branch chorionic villi of the placenta provide a large surface area where materials may be exchanged across the very thin placental membrane. अब आपको पता लग गया placental membrane क्या है। Before 20 weeks 4 लेयर की है, आफ्टर 20 वीक्स 3 लेयर की भी हो सकती है और 2 लेयर की भी हो सकती है। जब ये 2 लेयर की होती है तो इसको हमने वेस्कुलर सिंसिटियल मेम्ब्रेन कह दिया था। क्या आपने अभी ये पढ़ा है क्लास क्या अभी आपने ये पढ़ा है 133? अभी भी हमारे 17 बच्चे लापता हैं। अच्छा जी, अब आपको याद आ गया कि ये जो प्लेसेंटल मेम्ब्रेन है इसको हमने एक्स्ट्रा फीटल क्यों कहा, क्योंकि ये कोरियन से बन रही है और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सोमैटिक मेसोडर्म से बन रही है। ये चीजें सारी एक्स्ट्रा फीटल हैं, ठीक है। इनमें से कोई भी चीज फीटस नहीं बना रही है ना। चलो जी, इसलिए इसको हमने एक्स्ट्रा फीटल टिश्यू कह दिया। इंटरपोज बिटवीन दी फीटल एंड मैटरनल सर्कुलेशन। अब हम आपको ब्रांच विलाई एक आखिरी दफा दिखाएंगे ताकि आपकी तसल्ली हो जाए। ये ब्रांच विलाई है, ये देखो इसकी आगे से ब्रांचेस होती हैं, ये सरफेस एरिया इंक्रीज कर रही हैं जहां पर एक्सचेंज होना है। और एक्सचेंज किस किस के दरमियान होना है, इसके लिए ये पिक्चर देख लो। एक्सचेंज किस किस के दरमियान होना है, ये ब्रांच विलाई है, ठीक है। ये इंटरवेलर स्पेस है, इंटरवेलर स्पेस में ये ब्रांच विलाई फ्लोट करते हैं, लेकिन फीटल ब्लड इन ब्लड वेसल्स के अंदर है और मैटरनल ब्लड और फीटल ब्लड के दरमियान क्या है, प्लेसेंटल मेम्ब्रेन। What is present between the fetal blood and the maternal blood? लिख के जवाब दो। What is present between placental membrane? Very good. ये placental membrane एक्स्ट्रा फीटल टिश्यू से बनती है, ये बात भी अब आपको पता लग चुकी है ना। शाबाश, वेरी गुड क्लास, ये हमेशा याद रखना है। What is present between the fetal blood and the maternal blood? That is the placental membrane. This membrane is 4 layer thick before 20 weeks, and this layer becomes this membrane becomes 3 layer or 2 layer thick after 20 weeks. ठीक है बच्चों, हमें ये बात पक्की याद हो गई है। अब हम सर्कुलेशन बड़े आराम से करेंगे। The syncytial trophoblast free surface has many microvilli. ये भी एक नई इंफॉर्मेशन आज हमें पता लग गई है, क्योंकि सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट सबसे आउटरमोस्ट होता है इन दी ब्रांच विलाई। वो जो इन दी जो ब्रांच विलस होता है उसके ऊपर तो साइटोट्रोफोब्लास्टिक शेल नहीं ना होता, साइटोट्रोफोब्लास्टिक शेल तो स्टेम विलस के ऊपर होता है जिसने एंकर करने में हेल्प करनी होती है। ब्रांच विलस की आउटरमोस्ट लेयर सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट होती है, ठीक है। तो आउटरमोस्ट लेयर के ऊपर माइक्रोविलाई भी अल्लाह ने बनाए हुए हैं टू फर्दर इंक्रीज द सरफेस एरिया। और माइक्रोविलाई का क्या काम होता है, कौन बच्चा बताएगा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माइक्रोविलाई? बच्चों व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माइक्रोविलाई? इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। वेरी गुड, वेरी गुड, गुड क्लास, गुड क्लास। इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब आपको पता लग गया
कि पहले आपके पास जो विलाएं हैं वो ब्रांच हो रही हैं, उससे सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है, फिर फर्दर सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ माइक्रोविलाई ऑन द सिंथेटिक ट्रोफोब्लास्टिक फ्री सरफेस। ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं। It is through the branch villi which arise from the stem villi that the main exchange of material between the mother and the fetus takes place। बस आज के बाद इसको लॉक कर दो कि ये चीज आपको पक्की पता लग गई है। ब्रांच विलाई के थ्रू एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स होगा जी। फीटल प्लेसेंटल सर्कुलेशन, अब हम फीटल प्लेसेंटल सर्कुलेशन पे गौर करेंगे। अगर आपको आता है ना प्लेसेंटल सर्कुलेशन, तो आपने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जैसे मैंने दिया है वो दे के ब्रांच कोरियोनिक विलाई का जिक्र करके फिर आपने फीटल सर्कुलेशन मैटरनल दोनों लिखनी है। लेकिन अगर आपको सिर्फ फीटल प्लेसेंटल सर्कुलेशन आती है तो फिर आपने ये लिखना है। Poorly oxygenated blood pass through the umbilical arteries to the placenta, ये आपको अब खुद पता है। At the site of the attachment of umbilical cord to the placenta, the arteries divide। कौन सी? umbilical artery। into the several radially disposed chorionic artery। क्योंकि प्लेसेंटा डिस्कॉर्ड शेप है ना, तो अम्बिलिकल कॉर्ड इसके सेंटर में अटैच हुई हुई है, तो वहां से ये अम्बिलिकल आर्टरीज जो है डिवाइड करती हैं और ये बन जाती हैं कोरियोनिक आर्टरी, और ये रेडियली अरेंज होती है। जैसे साइकिल के टायर में लगी हुई तारें आप देखो तो वो जो वायर्स होती हैं वो रेडियली अरेंज होती हैं। ठीक है, chorionic arteries branch freely in the chorionic plate before entering the chorionic villi। और chorionic villi में वो क्या बनाती हैं? आर्टीरियो कैपिलरी वीनस सिस्टम। ये देखिए जरा प्लीज तस्वीर, ये देखिए, ये आपके पास अम्बिलिकल आर्टरी, ये दो हैं अम्बिलिकल आर्टरीज, ये दोनों घूमती हुई कोरियन के अंदर आई। कोरियन के अंदर आकर इन्होंने मजीद ब्रांचेस बनानी है। ये देखो अब इनकी ब्रांचिंग हो रही है। ये जो कोरियन के अंदर अब आ गई है ये कोरियोनिक आर्टरीज बन गई हैं। यही कोरियोनिक आर्टरीज अंदर जा रही हैं ब्रांच विलाई में, तो वहां जाकर उन्होंने कैपिलरीज बनाई हैं और इन कैपिलरीज ने फिर ज्वाइन करके वेन्स बनानी है। इसलिए हमने इसको कह दिया आर्टीरियो कैपिलरी वीनस सिस्टम। क्लियर? क्लास क्लियर है? ये बच्चों ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको? ठीक है, आगे चलते हैं। एक दफा फिर आपको यकीन दिलाया गया है कि ये अम्बिलिकल आर्टरीज हैं। अम्बिलिकल आर्टरीज जब कोरियन में एंटर होंगी तो वो कोरियोनिक वेसल आर्टरीज में डिवाइड हो जाएंगी। कोरियोनिक आर्टरीज का नाम हम कैपिलरीज रख देंगे जब वो ब्रांच विलाई में जाएंगी, और ये डिवाइड होकर फिर हमारे पास जो है कैपिलरी नेटवर्क बनाकर फिर वेन्स बनाएंगी। तो इसलिए इस जगह को आपने क्या कहा? आर्टीरियो कैपिलरी वीनस सिस्टम। चलो जी, अब ये तस्वीर है, यहां से आप इसको समझे एक दफा फिर। इस साइड पर फीटल सर्कुलेशन है, इस साइड पर मैटरनल सर्कुलेशन है। ठीक है, ये तस्वीर बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत दफा बनाने को आती है, आप सबने बनाने की प्रैक्टिस करनी है। विलाई भी ड्रॉ करने के लिए आती है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी वो भी आपको आने चाहिए। अच्छा, आपके पास ये फीटल सर्कुलेशन यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ये आपके पास अम्बिलिकल आर्टरीज हैं जो कि दो हैं, पुअर ऑक्सीजनेटेड ब्लड इनके अंदर है। ये अम्बिलिकल कॉर्ड से गुजरती हुई जब कोरियोनिक प्लेट में आएंगी तो ये ब्रांच करेंगी। देखो कितनी सारी ब्रांचेस हो गई हैं इनकी, है ना? ये देखो कितनी सारी ब्रांचेस हैं। ये अब कहलाती हैं कोरियोनिक आर्टरीज। ये कोरियोनिक आर्टरी एंटर होगी विलस के अंदर, तो इसकी मजीद ब्रांचेस हो रही हैं। जरा देखिए, हर ब्रांच विलस में ये जा रही है, हर ब्रांच विलस के अंदर ये जाकर जो है नेटवर्क बनाएगी कैपिलरी का, और फिर ये ज्वाइन करके वापस वेन्स बनाएंगे, और वेन्स आपके पास ऑक्सीजन रिच ब्लड लेकर उसी तरह जिस तरह से आर्टरीज बनी है वापस वैसे वेन्स बनेंगी। पहले ये कोरियोनिक वेन बनेगी, कोरियोनिक वेन फिर ज्वाइन करके आपके पास एक अम्बिलिकल वेन बना देगी, जो एक अम्बिलिकल वेन आपके पास ऑक्सीजन रिच ब्लड लेकर बेबी की तरफ जा रही है। ये है जी आपके पास सारी की सारी फीटल सर्कुलेशन। ठीक है, अब आप अगर मदर की साइड देखो तो मदर की साइड पर आपके पास मैटरनल सर्कुलेशन क्या है
कि आपके पास एंडोमेट्रियल स्पाइरल आर्टरीज आती हैं। अभी मैं आपको इसकी डिटेल लिखवा दूंगी, दिखा दूंगी, अभी हम सिर्फ तस्वीर से समझ लेंगे, ये बिल्कुल आसान चीज है। फीटल सर्कुलेशन, सर्कुलेशन का मतलब है एक तरफ से चीज आए और दूसरी तरफ से चली जाए, यही होता है ना सर्कुलेशन। सर्कुलेशन का क्या मतलब है, हम कहते हैं ना ये बेटा रोल कॉल शीट क्लास में सर्कुलेट करा दो, कराते हो ना रोल कॉल शीट सर्कुलेट, जिसके ऊपर आप लोगों की झूठी रोल कॉल्स भी लगा देते हो और जिनको तंग करना होता है उनकी रोल कॉल की जगह पर डिफरेंट रिमार्क्स भी लिख देते हो, होता है ना ऐसा। तो वो रोल कॉल शीट सर्कुलेट कराते हो ना, तो सर्कुलेट का मतलब होता है कि एक तरफ से चीज चाहे दूसरी तरफ से वापस आ जाए उसी पॉइंट पे। तो आपके पास ब्लड सर्कुलेशन हो रही है फीटस की, अम्बिलिकल आर्टरीज अम्बिलिकल वेन से ब्लड लेकर विद लेस ऑक्सीजन आ रही हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ये अम्बिलिकल आर्टरीज आपके पास डिवाइड होंगी कोरियोनिक प्लेट में इनटू द कोरियोनिक आर्टरीज। ये देखिए ये सारी की सारी कोरियोनिक आर्टरीज हैं। ये कोरियोनिक आर्टरीज फिर क्या कर रही हैं कि ब्रांच विलाई में जा रही हैं, ब्रांच विलाई में जाकर ये आर्टीरियो कैपिलरी वीनस सिस्टम बना रही हैं। अब ये वेन्स में इकट्ठी होंगी, वेन्स में यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट हो चुका है और ऑक्सीजन रिच ब्लड वेन्स में जाकर पहले ये बनेगी कोरियोनिक वेन्स, ठीक है। कोरियोनिक वेन्स सारी इकट्ठी होकर फिर बनाएंगी अम्बिलिकल वेन, जब ये अम्बिलिकल कॉर्ड में जाएगी अम्बिलिकल वेन के जरिए ऑक्सीजन रिच ब्लड फीटस तक चला जाएगा। ये हो गई हमारे पास फीटल सर्कुलेशन। अब आप इधर से देखो, ये है मैटरनल सर्कुलेशन। मैटरनल सर्कुलेशन का ताल्लुक बनेगा एंडोमेट्रियल आर्टरी और एंडोमेट्रियल वेन के साथ। तो एंडोमेट्रियल आर्टरीज को स्पाइरल आर्टरीज कहती हैं। इसका मतलब है आपने घबराना नहीं है कि एंडोमेट्रियल आर्टरी स्पाइरल आर्टरी को फर्क चीज है, इनको एंडोमेट्रियल स्पाइरल आर्टरीज ही कहते हैं, क्योंकि ये देखो ये स्ट्रेट नहीं जा रही, ये स्पाइरल की तरह जा रही हैं। ये देखो स्पाइरल जैसा स्प्रिंग की तरह का रास्ता है इनका, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास मदर का ब्लड कहाँ पे जाना है, इंटरविलर स्पेस में, फैसला हो चुका। ये एंडोमेट्रियल स्पाइरल आर्टरीज ब्लड डालेंगी इंटरविलर स्पेस में, ये ब्लड प्रेशर के साथ नीचे जाता है ताकि ये इंटरविलर स्पेस के बेस तक जा सके। ये इंटरविलस की बेस है और ये इसकी रूफ है। ये एमसीक्यू आ जाता है कि इंटरविलर स्पेस की रूफ कौन बना रहा है, कोरियन बना रहा है, ये आपके सामने कोरियन पड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास क्या है कि हम मैटरनल सर्कुलेशन पढ़ रहे हैं, एंडोमेट्रियल आर्टरी की बात कर रहे हैं। एंडोमेट्रियल आर्टरी जो है वो स्पाइरल है, ये स्पाइरल आर्टरी प्रेशर के साथ इसके अंदर ब्लड डालती हैं इंटरविलर स्पेस में। ये प्रेशर के साथ जब ब्लड नीचे जाता है तो बेस ऑफ द इंटरविलर स्पेस तक चला जाता है, ठीक है। उसके बाद जब ये ब्लड वापस आता है तो इसका प्रेशर कम हो जाता है, तो ये कम प्रेशर के साथ मौका देते हैं इस ब्रांच विलाई को फॉर द एक्सचेंज ऑफ द न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन, ठीक है, एंड गैसेस। उसके बाद ये ब्लड वापस कौन लेके आता है, एंडोमेट्रियल वेन, सीधा हिसाब सीधी बात, ठीक है। अब हम इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं, ठीक है। Extensive arteriocapillary venous system within the chorionic villi brings the fetal blood extremely close to the maternal blood for the exchange of metabolic and gaseous products between the maternal and fetal bloodstream. लो जी, ये आपका ब्लड आ रहा है, ये ब्लड इस कैपिलरी में आया, अब ये मैटरनल ब्लड के कितने करीब आ गया है, सिर्फ बीच में एक मेम्ब्रेन है जो कि प्लेसेंटल मेम्ब्रेन है, ये बात आपको पता है, ये हमने लिखनी भी है, ठीक है। कि ये जो एक्सटेंसिव आर्टीरियो कैपिलरी वीनस सिस्टम है, ये मदर फीटल के ब्लड को मदर के कितने करीब ले आता है कि बीच में सिर्फ एक प्लेसेंटल मेम्ब्रेन होती है। आगे चलेंगे। The well oxygenated fetal blood in the fetal capillary passes into the thin walled veins that follow the chorionic arteries to the site of the attachment of the umbilical cord. They converge here to form the umbilical vein. This large vessel carries oxygen rich blood to the fetus. ये यहाँ पर आपको सारी बात बताई है। ये देखो, पहले ये आर्टरीज ब्लड लाइन, ये अम्बिलिकल आर्टरीज कोरियोनिक आर्टरीज बनी और फिर जिन्होंने आगे जाकर बना दिया आर्टीरियो कैपिलरी वीनस सिस्टम, यहाँ से ये ऑक्सीजन रिच ब्लड वाली वेन्स आई चली, ये कोरियोनिक वेन्स बनी, फिर ये कन्वर्ज होकर इन्होंने एक सिंगल लार्ज अम्बिलिकल वेन बना दी जो कि ऑक्सीजन रिच ब्लड लेकर चली गई, ठीक है जी। इसमें कोई इश्यू तो नहीं है आपको।
Normally, there is no intermingling of the fetal and maternal blood. However, very small amount of fetal blood may enter the maternal circulation when minute defects develop in the placental membrane. ठीक है जी. और ये खतरनाक कब होगा? ये बात खतरनाक कब साबित होगी? जब मदर जो होगी उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव होगा और बेबी का पॉजिटिव होगा, तो फिर उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बननी शुरू हो जाएंगी. ठीक है. और कई बेबीज की इंट्रायूटेरन डेथ भी हो जाती है इस वजह से. अब बस ये फीटल सर्कुलेशन खत्म हो गई. आसान थी, समझ आ गई है फीटल सर्कुलेशन की? बिल्कुल सही. अच्छा जी, गुड. अच्छा, हम फीटल सर्कुलेशन मैंने आपको तस्वीर पे समझा दिया है, अब आप इसको मेरे साथ पढ़ लें. The maternal blood in the intervallar space is temporarily outside the maternal circulatory system. ये बात इंपॉर्टेंट है. जो मदर का ब्लड इंटरवलर स्पेस में है वो मटरनल सर्कुलेशन के बाहर पड़ा होता है टेम्परेरली. ठीक है. उसके बाद इट एंटर्स द इंटरवलर स्पेस. क्या क्या एंटर हो रहा है इंटरवलर स्पेस में? क्या एंटर हो रहा है? मटरनल ब्लड. ठीक है. maternal blood enters the intervallar space through the 80 to 100 spiral endometrial arteries. ये बात इंपॉर्टेंट है. कितनी endometrial arteries हैं? 80 to 100. In the decidua bacillus, these arteries discharge into the intervallar space through the gaps in the cytotrophoblastic shell. अब आओ देखो, ये शेल देखो मेरे साथ. ये शेल देखो, साइटोट्रोफोब्लास्टिक शेल. ये है शेल, ये है शेल. ठीक है. ये है शेल. इस शेल के अंदर जहां जहां से गैप होंगे वहां से ये गुजरेंगी. आर्टरीज अंदर को जाएंगी और वेन्स हम गैप में से बाहर निकल आएंगे. ठीक है जी. अच्छा जी. These arteries discharge into the intervallar space through the gaps in the cytotrophoblastic shell. The blood flow from the spiral arteries pulsatile. ये बात भी इंपॉर्टेंट है. इस स्लाइड में ये चार चीजें इंपॉर्टेंट है, पक्की याद कर लो. मदर का ब्लड मैटरनल सर्कुलेशन से बाहर पड़ा होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. कहां पर? Maternal blood is present temporarily outside the maternal circulation during pregnancy where it is present. Class? Intervallar space. Very good. How many spiral endometrial arteries take part in providing the blood to the intervallar space? 80 to 100. What is the property of these endometrial arteries? What is Shabash? Thank you. What is the property of these spiral arteries, spiral endometrial arteries? They are spiral. Number 2. These are spiral हो गया. एक और प्रॉपर्टी क्या है? पल्सेटाइल. वेरी गुड, वेरी गुड. पल्सेटाइल. अब ये बताओ कि ये एंटर कहां से होती हैं इनटू द इंटरवलर स्पेस? बिल्कुल सही, स्पाइरल है और पल्सेटाइल है. बिल्कुल सही. अच्छा जी. शाहजेब, उमर, उस्मान, एक्सीलेंट. अच्छा, आगे चलें कि ये आर्टरीज कहां से एंटर होती हैं इंटरवल? थ्रू द गैप्स इन द साइटोट्रोफोब्लास्टिक शेल. बिल्कुल सही. ये फिर तस्वीर आपको दोबारा दिखाई है ताकि ये साइटोट्रोफोब्लास्टिक शेल आप देखो. इस शेल के गैप के थ्रू ये आर्टरीज अंदर जा रही हैं और वेन्स बाहर निकल रही हैं. ये आर्टरीज स्पाइरल हैं और साथ ये पल्सेटाइल हैं. पल्सेटाइल होने की वजह से इनका ब्लड डीप इनटू द इंटरवलर स्पेस चला जाता है जी. Pressure in the 80 to 100 spiral arteries forces the blood deep into the intervallar space and therefore blood spurts towards the chorionic plate which forms the roof of the intervallar space. दिखा दी थी ना वो रूफ आपको. ये रूफ देख लिया ना आपने. ये कोरियन बना रहा है. ये आपके पास इंटरवलर स्पेस है और ये प्रेशर के साथ स्पाइरल आर्टरीज पे ब्लड डाल रही है and bathes the numerous small villi of the villus tree in the auxiliary blood allowing the exchange. ये देखो, बेथिंग का मतलब होता है नहा लेना. ये देखो, डीपली इमर्स हो जाना. ये अब मैटरनल ब्लड में ब्रांच विलाई इमर्स हुई हैं. ठीक है. और यहाँ पर फिर एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स आसानी से होगा. As the pressure decreases, the blood flows slowly over the branch villi, allowing an exchange of metabolic and gaseous product with the fetal blood and flows back from the chorionic plate towards the decidua where it enters the endometrial vein. वापस पिक्चर पे आओ.
एंडोमेट्रियल आर्टरी ने प्रेशर के साथ ये ब्लड फेंका, ये ब्लड प्लेट तो प्रेशर के साथ कोरियोनिक प्लेट तक जाएगा, कोरियोनिक प्लेट तक जाके फिर ये वापस स्लोली रिटर्न होगा ताकि इन ब्रांच विलाई को मौका मिल सके फॉर द एक्सचेंज ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, और उसके बाद ये ब्लड आराम से एंडोमेट्रियल वेन में एंटर होगा और वहां से ये मैटरनल सर्कुलेशन में चला जाएगा। कोई इशू है इसमें क्लास? एनी इशू? नो? The welfare of the embryo fetus depends more on the adequate bathing or immersion of the branch villi with the maternal blood than any other factor. अगर मदर का ब्लड है अच्छा अगर मटरनल ब्लड इन ब्रांच विलाई को बेद नहीं करेगा, ये मटरनल ब्लड अगर प्रेशर के साथ इधर आके इन ब्रांच विलाई की बेदिंग नहीं करेगा, इमर्जन नहीं करेगा, तो ये एक्सचेंज प्रॉपर नहीं हो सकेगा। इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि मैटरनल ब्लड प्रेशर के साथ नीचे जाए और सारी ब्रांच विलाई को मिले और सारी ब्रांच विलाई मैटरनल ब्लड के साथ इमर्स हो और बेद करे इसके अंदर। ठीक है। द इंटरवेलर स्पेस ऑफ अ मैच्योर प्लेसेंटा कंटेन अप्रोक्सीमेट, ये भी एमसीक्यू है, इंटरवेलर स्पेसिस ऑफ अ मैच्योर प्लेसेंटा कंटेन अप्रोक्सीमेटली हाउ मच ml ऑफ ब्लड? 150 ml। ठीक है, ठीक है बेटा। और ये भी एमसीक्यू है कि ये कितना पर मिनट कितनी दफा चेंज होता है? इट चेंजेस 3 to 4 टाइम्स पर मिनट। ठीक है, कितनी दफा चेंज होता है? चेंजेस 3 to 4 टाइम्स पर मिनट। तो अब इस स्लाइड में 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहली ये कि बच्चे को न्यूट्रिशन मिलने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मैटरनल ब्लड बेदिंग करे ब्रांच कोरियोनिक विलाई की। दूसरी बात, सारी इंटरवेलर स्पेसिस को मिलाएं तो उन सब के अंदर कितने ml ब्लड होता है? 150। और ये कितनी दफा चेंज होता है? 3 to 4 टाइम्स पर डे। रिडक्शन ऑफ द यूट्रोप्लेसेंटल सर्कुलेशन, रिडक्शन का मतलब है कम हो जाना, यूट्रोप्लेसेंटल सर्कुलेशन कम हो जाना। रिडक्शन ऑफ द यूट्रोप्लेसेंटल सर्कुलेशन रिजल्ट इन फीटल हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया का मतलब होता है ऑक्सीजन की कमी हो जाना बॉडी में, उसको कहते हैं हाइपोक्सिया। एंड इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, जाहिर है जब बच्चे को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी उसको ऑक्सीजन की कमी होगी और उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। जब ग्रोथ रुक जाएगी तो उसको कहते हैं इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, अच्छा जी। several reductions of circulation may result in the severe है, severe reductions of circulation may result in embryo or fetal death। अगर ये सर्कुलेशन रिडक्शन जो है इतनी होती है कि बेबी जिंदा तो रहता है लेकिन ग्रो नहीं कर रहा और उसको ऑक्सीजन की कमी हो गई है, लेकिन अगर ये सिवियर हो जाएगी तो फीटल डेथ हो जाएगी। Important question: what is the role of branch villi in the placental circulation? What are the components of this placental membrane? How does maternal circulation occur? What is the fate of placental membrane? ठीक है जी। प्लेसेंटल मेम्ब्रेन पहले थिक होती है फिर 2 लेयर तक आ जाती है, ये फेट में लिखना होता है। मैटरनल सर्कुलेशन में आपने एंडोमेट्रियल स्पाइरल आर्टरीज, उनकी सारी प्रॉपर्टीज और फिर एंडोमेट्रियल वेन से बाहर आ जाना है। और प्लेसेंटल मेम्ब्रेन के कंपोनेंट अगर आते हैं तो बिफोर 20 वीक और आफ्टर 20 वीक आपने अलग अलग करके लिखनी है। ठीक है। और रोल ऑफ ब्रांच विलाई तो आपको पता है कि उसके अंदर फीटल ब्लड आएगा और आपके पास वो जो है फीटल ब्लड आएगा और मैटरनल ब्लड के साथ एक्सचेंज होगा इन दी ब्रांच विलाई। ठीक है बच्चों, आज का लेक्चर कैसा लगे आपको? क्लास आज का लेक्चर कैसा लगा है? चलो जी, सब कुछ आपने याद कर लिया है बच्चों? चलो जी, ग्रेट। चलो अपना ख्याल रखना, हमारी मुलाकात होगी सैटरडे को। थैंक यू, खुदा हाफिज।